जहां तक एंजाइना और हार्ट अटैक, सबसे पहले मैं एंजाइना को लूंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपको अपनी रिस्क फैक्टर तो कंफर्म्ड, अगर आपको एंजाइना है और आपने क्लिनिकली देखा एंजाइना है, फिर आपने कोई ना कोई टेस्ट करा लिया। जिस तरह के जो टेस्ट है उनमें सबसे पहले आपको स्टेबल एंजाइना, अगर अनस्टेबल हो गया एंजाइना या हाई रिस्क फीचर्स है स्टेबल एंजाइना के इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, तो फिर आपने अपने अर्ली जो है इंक्वायरी एंड गोइंग टू अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हल्के फुल्के में सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा तीसरा वीलॉग है रिगार्डिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। और पहले में मैंने कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीजेस जो है डिस्कस किया था। दूसरे के अंदर मैंने सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज यानी कि एंजाइना, हार्ट अटैक और वेलुलर हार्ट डिजीज जो कि बच्चों में होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। और ये तीसरा ये है कि उनको ट्रीट किस तरह करना है। खास तौर पे इसको मैं फोकस करूंगा एंजाइना और हार्ट अटैक को, और उसके बाद जो है उससे प्रिवेंशन यानी कि उससे बचत किस तरह करनी है, और अगर आपको हो गया है तो फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। जहां तक एंजाइना और हार्ट अटैक, सबसे पहले मैं एंजाइना को लूंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपको अपनी रिस्क फैक्टर तो कंफर्म्ड, अगर आपको एंजाइना है और आपने क्लिनिकली देखा एंजाइना है, फिर आपने कोई ना कोई टेस्ट करा लिया। जिस तरह के जो टेस्ट है उनमें सबसे पहले आपको स्टेबल एंजाइना अगर हो, आपका फिजिशियंस आपका स्ट्रेस टेस्ट यानी कि ईटीटी करा सकता है, जिसमें कि आपको एक ट्रेडमिल पे दौड़ा के आपकी ईसीजी ली जाती है। दूसरा टेस्ट जो है जिसको हम न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी स्कैन कहते हैं, जिसको थैलियम स्कैन, ये हो सकता है। तीसरा आपको सीटी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ये चारों फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आपको दी जा सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन दी जा सकती हैं। और अगर एंजाइना आपका कंफर्म हो गया और स्टेबल एंजाइना है, तो सबसे पहले आपने अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखनी है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सिगरेट फौरी तौर पे छोड़ देना है। अगर आपकी शुगर है तो शुगर के लिए आपको शुगर विद इन नॉर्मल लिमिट्स फौरी तौर पे कंट्रोल करनी है। और आपका HbA1c लेस देन 7 जो है, दैट इज द टारगेट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर आपका 120/80 शुड बी योर टारगेट, आपका ब्लड प्रेशर उधर होना चाहिए। जहां तक कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक है, हम हमेशा कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की पूरी लिपिड प्रोफाइल कराएं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ना कराएं। उस लिपिड प्रोफाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है LDL कोलेस्ट्रॉल जो है हम देखते हैं, और आजकल की गाइडलाइंस के हिसाब से इट शुड बी बिटवीन 50 to 70 आइडियली, और 100 mg/% से नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और खास तौर पर डायबिटिक्स में लेसर इज बेटर, यानी कि 50 to 70 शुड बी द टारगेट। और आपकी कोलेस्ट्रॉल आपको डाइट से कंट्रोल करना है, और उसके बाद आपको स्टेटिन्स दवाई से कंट्रोल करना है। सो यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का जो है कंट्रोल। उसके बाद आपको वेट रिडक्शन करनी है, और आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल के वॉक, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि करनी है। और स्टेबल एंजाइना कई दफा जो है आप ओवर द ईयर्स जो है मेडिकली चल सकते हैं, बट अगर यही इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स बढ़ जाए, यानी कि पहले आप 1 किलोमीटर चलते थे तो तकलीफ होती थी, अब वो आपको 10 कदम चलने पे हो गई है, तो हम इसको कहेंगे कि इट्स मूविंग टुवर्ड्स अनस्टेबल एंजाइना। तो उसमें डेफिनेटली आपको एंजियोग्राफी करानी है, और या आप थैलियम स्कैन करते हैं और उसमें हाई रिस्क फीचर्स आ जाते हैं थैलियम में, तो ऑब्वियसली फिर एंजाइना जो है आपको एंजियोग्राफी करानी ही करानी है। एंजियोग्राफी टेस्ट के मतलब बहुत मिथ्स हैं कि बड़ा खतरनाक टेस्ट है। कोई बिल्कुल खतरनाक नहीं, इसकी बहुत रीजनेबल मोर्टेलिटी है, 1% से भी कम इंटरनेशनली। या टांग से होता है या बाजू से होता है, इसमें आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, कोई बेहोशी नहीं हो दी जाती, सिर्फ एक जगह को सुन किया जाता है एक छोटे से टीके के साथ, और उसके बाद पेशेंट जो है ड्यूरिंग द टेस्ट जो है कोई काट फाट नहीं, कोई उस तरह की चीज नहीं, और पेशेंट आपके साथ पूरा गुफ्तगू कर रहा होता है एंजियोग्राफी के दरमियान। सिर्फ 5 से 10 मिनट का टेस्ट है। एंजियोग्राफी टेस्ट करके आपको पता चल जाता है कि दिल की शरीयानों में तकलीफ कितनी है, क्या एक शरीयान में ब्लॉकेज है, क्या 2 में है, क्या तीनों में है। और उसके बाद जाहिर बात है आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर डिजीज आपको या कहेगा कि आप दवाई पे चले, या आपको स्टेंट्स की ऑफर देगा, 1 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी या उससे ज्यादा, या आपको बाईपास की तरफ जाने का मशवरा देगा डिपेंडिंग अपॉन योर डिजीज। सो आपने आफ्टर द एंजियोग्राफी अगर अनस्टेबल हो गया एंजाइना या हाई रिस्क फीचर्स है स्टेबल एंजाइना के इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, तो फिर आपने अपने कंसल्टेंट को फॉलो करना है। बट बेशक आपका बाईपास हो जाए, बेशक स्टेंट डाल जाए, या मेडिकली दवाई के साथ साथ एहतियात और जो पैरामीटर्स आपको मैंने रिस्क फैक्टर्स के बताए हैं, आपने हर सूरत में उनको फॉलो करना है। डिसिप्लिन आपके लिए लाइफ लॉन्ग मस्ट है। डिसिप्लिन आपने लाइफ लॉन्ग लेनी है किसी भी फॉर्म में। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग टैबलेट लाइफ लॉन्ग, दैट इज मस्ट। वेट रिडक्शन, एंटी स्मोकिंग, नो स्मोकिंग मस्ट, और उसके शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल
विद डाइट, और ऑब्वियसली आपका फिजिशियन आपको उसके लिए मेडिकेशन भी देगा कि कौन कौन सी आपने दवाइयां लेनी है फॉर अ बेटर शुगर कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल. Coming to the heart attack, which is the worst form, more than 50% of the heart attack patients don't reach the hospital. तो what to treat? आपको बहुत सुना होगा आपने कि जी वो सुबह उठा ही नहीं, और रात को सोया तो ठीक था, सुबह उठा ही नहीं, या कोलैप्स कर गया, पता ही नहीं चला, या जी रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचे रहमत फरमा गया. सो मीनिंग बाय के ट्रीट आप तब करें जब पहुंचे पेशेंट. सो दैट्स द बिग डिलेमा. सो इसका क्या मतलब है कि आप रिस्क फैक्टर प्रोफाइल, अगर आपने हार्ट अटैक से बच रहे हैं या उसके सिक्वेले से बच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल और प्रिवेंशन की तरफ तवज्जो दें. और अगर आपकी पहले तो वो तवज्जो दें, उससे बचें तमाम वजूहात जो मैंने बताई हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. और अगर कोई उनमें से सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को सिम्टम्स कई 2-2, 4-4 महीनों से होते हैं, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, सम वन डे दे एंड अप विद अ हार्ट अटैक. हल्के फुल्के सिम्टम्स है, फौरी तौर पे कंसल्टेंट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं, और हो सकता है आप हार्ट अटैक से बच जाएं. सो अर्ली जो है इंक्वायरी एंड गोइंग टू अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हल्के फुल्के में सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम है. और वैसे भी हम 40-45 के बाद कहते हैं रूटीन में आपको अपने एग्जेक्टिव चेकअप्स या ETT या थेलियम व्हाट्सएवर जो आपको हार्ट का स्पेशलिस्ट जो है बता रहा है वो करवा लेने चाहिए. नाउ कमिंग टू द अदर हाफ, जो है 50% या उससे ज्यादा लोग जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके अंदर मैनेजमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्ट अटैक के बाद है हाउ अर्ली यू अराइव इन द हॉस्पिटल. आप हॉस्पिटल कितनी जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल के जो शरायनों में खून की बंदिश की वजह से एक आपके दिल के हिस्से को बिल्कुल ऑक्सीजन और ब्लड मिल नहीं रहा और वो डैमेज हो रहा है. जितनी आप लेट पहुंचेंगे हॉस्पिटल उतना वो डैमेज हो जाएगा, और समटाइम्स बिल्कुल इरिवर्सिबल हो जाता है कि हम जो मर्जी ट्रीटमेंट दे दें उसमें हम आपको वापस ला ही नहीं सकते नॉर्मल फंक्शन को. और 4 to 6 आवर्स आर क्रिटिकल. द अर्ली यू बेट, लेट से आपको चेस्ट पेन हुई, कुछ हुई, आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे, लेट से आप 15 मिनट आधे घंटे पहुंच गए, आपका आउटकम बहुत बेहतर होगा एज कम्पेयर टू कि आप 6-8 पे, या कुछ लोग हमारे पास दूसरे दिन पहुंचते हैं और हार्ट का बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है, इरिवर्सिबल, और हम कुछ नहीं कर सकते. सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार्निंग सिग्नल मिले तो आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना है. जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे उतना बेहतर. और अब आपने दूसरी चीज, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो आपको मैंने पिछले वीलॉग में बता दिए, इसमें आपने वेट नहीं करना, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, किसी क्लिनिक में नहीं जाना. द ओनली प्लेस टू गो इज द इमरजेंसी. प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो वेल इक्विप्ड, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल. इमरजेंसी में जाके आपकी ECG होगी, और अगर आपको कंफर्म हुआ तो आपको डॉक्टर जो है उसके बाद पेन किलर्स, डिस्प्रिन और डिफरेंट इंजेक्शंस आपको देगा. 2 किस्म के ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. एक ब्लड थिनर इंजेक्शन है जिसको पाकिस्तान में स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से. सो उसमें भी जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, जितना लेट मिले उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका डैमेज इरिवर्सिबल साइड पे चले जाता है, क्योंकि आप मौका देते हैं कि वो दिल का पट्टा डैमेज हो जाए. जहां तक इंजेक्शंस का ताल्लुक है, इंजेक्शंस 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन में इफेक्टिव होते हैं, बट नॉट इन 100%. और जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड है, दैट इज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी. यानी कि हार्ट अटैक अगर कंफर्म हो गया है तो उसके अंदर एंजियोप्लास्टी और ड्यूरिंग हार्ट अटैक ही स्टेंट डाल दिया जाए. और स्टेंट जो है अगर आप वक्त पे आ जाते हैं और स्टेंट डल जाता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में, तो फिर 90 to 95% चांस है कि आपका दिल बड़े डैमेज से बच जाएगा, और आपको बाद में प्रॉब्लम्स, जिसको में एक हार्ट फेलियर यानी कि दिल का पट्टा वीक हो जाता है, सांस फूलता है, उससे आप बच जाएंगे. सो कोशिश ये होनी चाहिए. अच्छा, कुछ लोग तो शहरों में तो चले पॉसिबल है कि आपको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, उसके लिए एंजियोग्राफी लैब की जरूरत है, आपको अवेलेबल है, बट बहुत से हमारे देहात जो है उधर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. उधर ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पे DHQ तहसील हॉस्पिटल में कहीं भी पहुंचे, वहां सबसे पहले आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज का या खून पतला करने वाला इंजेक्शन दिया जाएगा, और उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स अगर आपको वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तहसील वाले फौरी तौर पर रेफर करते हैं टू ए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बड़े शहर के, तो विद इन 24 आवर आपकी एंजियोग्राफी होना लाजमी है. इसको नॉन प्राइमरी PCI कहते हैं, और विद इन 24 आवर रिकमेंडेड है कि आपको स्टेंट डाल दिया जाए.
सो सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इज द एसेंस। जितनी जल्दी आप इमरजेंसी में पहुंचेंगे, यू मे हैव अ बेस्ट ट्रीटमेंट इन अ बेस्ट हॉस्पिटल, मगर अगर आप 12 घंटे बाद आए हैं तो कोई उसका वो फायदा नहीं होगा जिस तरह के आप शायद किसी छोटे हॉस्पिटल में चल जाए मगर आधे घंटे में पहुंच जाए। सो प्लीज, जब आपको जो सिम्टम्स बताए गए हैं, इस किस्म के सिम्टम्स हो, डोंट डिले, जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। एंड ऑब्वियसली आपका, और ऑब्वियसली इस किस्म के लिए आपने किसी आम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना, सरकारी हॉस्पिटल किसी में जाएं। आई थिंक पाकिस्तान एनवायरनमेंट में दैट इज द बेस्ट बेट। कुछ लोगों को मैं ये कहता हूं कि अगर आपके सिम्टम्स है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है और कुछ नहीं, या और आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घर में डिसिप्लिन होनी चाहिए। इसको हम पुअर मैन स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं। हम कहते हैं और कुछ नहीं तो फौरी तौर पे एक च्यू कर लें डिसिप्लिन, या पानी में घोल के, और आम कोटेड एस्पिरिन, लोप्रिन वगैरह नहीं, ये जो आम डिसिप्लिन जिसके ऊपर पन्नी वाली, जो सिल्वर कलर की पन्नी वाली है, इसको फौरी तौर पर जुबान के नीचे च्यू कर लें बिफोर यू लीव फॉर द हॉस्पिटल। तो 30 to 40% ऑफ द केसेस में ये ही मैजिक ड्रग आपके लिए साबित हो सकती है। सो वंस यू आर इन द हॉस्पिटल, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आपकी चलेगी। अब एंजाइना या हार्ट अटैक के बाद ऑब्वियसली लाइफस्टाइल जो है वो क्या होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी, आपका कंसल्टेंट आपको पूरा जो है गाइड करेगा कि आपने क्या क्या दवाइयां लेनी है, और ऑब्वियसली उसमें तमाम रिस्क फैक्टर प्रोफाइल के, अगर डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब कुछ। यूजुअली हम आफ्टर हार्ट अटैक, अगर बहुत डैमेज ना हुआ जाए, 3 to 4 डेज में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और एंजाइना वाले पेशेंट जिसको एंजियोप्लास्टी है, वो तो वेरी नेक्स्ट डे अपने नॉर्मल एक्टिविटी में जा सकता है। हार्ट अटैक वाले को 8 से 10 दिन हम कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितना डैमेज हुआ। और उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ ऑनवर्ड्स, ऑब्वियसली आपको दवाइयों पे रहना है। आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं तो आपको सिर्फ डिस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल लोडिंग टैबलेट पे लाइफ लॉन्ग रहना है। और अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल और मसले हैं तो उनकी आपको मेडिकेशन लेनी है। आपको फ्रीक्वेंटली जो है अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। और एक ना सिर्फ आप, वंस यू हैव सफर्ड फॉर इट, मेरे ख्याल में यू शुड बिकम अ आइकॉन। और आपको चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस से अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी जो है उसको गाइड कीजिए। आपके इर्द गिर्द स्मोकर्स है, आपके दोस्त, उनको रोकिए, अपने लोगों की अवेयरनेस करें ताकि एक हम बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकें और हार्ट प्रॉब्लम्स के मेहनत से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।